हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन देख रहे थे, जिसमें हमने जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती, इसलिए चारों को एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा था चारों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी क्लास को जहाँ से भी ज्वाइन करता है वो सबसे पहले की वीडियोस को देखे, फिर उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसे सरगुजा बेसिन कहते हैं। मैंने कहा था जब हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका बघेलखंड वाला हिस्सा है, ठीक है, उसका जो पूर्वी भाग है, बघेलखंड वाला हिस्सा है, आपने पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो होता है, आप ऐसे देखेंगे तो ये आपका कौन सा होता है, उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व होता है। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए ये बघेलखंड है, तो बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है, बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ का यही हिस्सा लगता है। इस वजह से इसे हम पूर्वी बघेलखंड कहते हैं। ठीक है, जो बघेलखंड है उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के भाग को कवर करता है, इसीलिए हम इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और इसे हम सरगुजा बेसिन कहते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। इसका क्षेत्रफल हमने कितना देखा था 21,863 वर्ग किलोमीटर देखा था। और इसकी ढाल जो है वो उत्तर की ओर है। यहाँ जो नदियाँ है वो ऊपर की ओर बह रही है, क्योंकि इसकी ढाल जो है उत्तर की ओर है। इतना हमने देख लिया था। अब हम इसके आगे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कितने कौन से पहाड़ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम आगे, देखते हैं हम अपना पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मैप तैयार कर लिया है, जो पूर्वी बघेलखंड का जो आपने हिस्सा देखा था। ठीक है, ये उसी का ही हिस्सा है, उसको मैंने विस्तार से ड्रॉ किया। ये देखेंगे, ये जो मेरा पूर्वी बघेलखंड का जो आप ये भाग देख रहे हैं, इसी को मैंने ड्रॉ किया है। और ये मेरा ये वाला जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ये देखेंगे, ये ऊपर वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोहागपुर बेसिन। ठीक है, उसके बाद में अगर ये देखेंगे तो ये है मेरा रिहंद बेसिन और ये आपका कन्हार बेसिन। ठीक है, ये आपका चांग बखारा की पहाड़ी, ये सभी पूर्वी बघेलखंड का पठार उसी के अंतर्गत है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसमें सरगुजा बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हसदो रामपुर बेसिन है और ये मेरा सरगुजा बेसिन। ठीक है, ये पूरे को सरगुजा बेसिन कहते हैं, लेकिन अलग से ये वाला मैं बता रही हूँ सरगुजा बेसिन है। ठीक है, तो हम देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें ये मेरा हो गया सोहागपुर बेसिन, ये मेरा रिहंद बेसिन, ये मेरा कन्हार बेसिन, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, जिसे हम देवगढ़ की पहाड़ी भी बोलते हैं। एक्चुअली चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में 3 श्रेणियाँ पाई जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से एक श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी है। तो कभी कभी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के बजाय देवगढ़ की पहाड़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हसदेव रामपुर बेसिन है और उसके बाद में सरगुजा बेसिन है। चलते हैं एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यदि हम बोले ये छत्तीसगढ़ के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग में पाया जाता है, तो ये 16.16% भाग पर आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कुल भाग के 16.16% पर आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल मैंने बता दिया है, 21,863 वर्ग किलोमीटर है, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, यदि मैं इसका विस्तार बोलूं, कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है, ठीक है, तो इसका विस्तार है मनेन्द्रगढ़। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इस जिला में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो कोरिया में भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो सूरजपुर वाले क्षेत्र में भी है, सूरजपुर। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो आपका उत्तर पश्चिम बलरामपुर। अब यहाँ पे देखेंगे ये बलरामपुर है, मान लीजिए ये बलरामपुर है,
तो इसके उत्तर पश्चिम भाग में, मैंने आपको दिशा पहले ही बता दिया है, किस दिशा को किस दिशा में बोलते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये इस तरह से उत्तर पश्चिम भाग में भी आपको क्या है, ये वाला जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम बलरामपुर, इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो आपका जो पश्चिमी सरगुजा है, मान लीजिए ये सरगुजा है तो सरगुजा का पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है, तो पश्चिमी सरगुजा या पश्चिम सरगुजा, पश्चिमी सरगुजा। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरबा, यहाँ पे आपको इसका विस्तार देखने को मिला। कोरबा कहाँ पे है, यह नीचे पे है, तो जो उत्तर वाला जो कोरबा है वहाँ पे भी आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से जिले में देखने को मिल रहा है, मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो कि यहाँ पे मिलेगा, कोरिया जो इसके बगल में है, सूरजपुर जो इसके बगल में है, उत्तर पश्चिम बलरामपुर, मतलब ये बलरामपुर है उसके उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिमी सरगुजा, यहाँ पे सरगुजा है उसका पश्चिम वाला हिस्सा, उत्तर कोरबा, तो यहाँ पे कोरबा था उसका उत्तर वाला हिस्से पर ये क्या है, आपको पूर्वी बुंदेलखंड का विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने चट्टान बता दिया है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। और अगर हम खनिज की बात करें तो मैंने बता दिया था कि जो गोंडवाना क्रम की जितनी भी चट्टान है उसमें से कोयला जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो यहाँ पे खनिज क्या आ जाएगा, कोयला, याद रहेगा। इसकी मैंने ढाल भी बता दिया है, ढाल उत्तर की ओर है, तभी यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर बहती है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ मिट्टी, ठीक है, यहाँ की मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आप अगर पिछली क्लास से पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे लाल पीली मिट्टी ड्रॉ करी थी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि मैं इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक है, यदि मैं ऊंची चोटी की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी ऊंची चोटी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऊंची चोटी की बात करूं तो कौन सी ऊंची चोटी है, तो देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है। ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ना, इसे लीलावनी भी बोलते हैं, याद रखना। जो देवगढ़ की मेरी पहाड़ी है उसको लीलावनी भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी ऊंची चोटी बोलेगा तो देवगढ़ की पहाड़ी है। कहाँ मिलेगा, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, इसी में 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, जिसकी एक श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, वही इसकी ऊंची चोटी है और इसे लीलावनी भी कहते हैं, इसे लीलावनी भी कहते हैं। बहुत लोग ये नाम नहीं जानते, लेकिन कभी आपको मालूम है आजकल एग्जाम के ट्रेंड जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आ गया तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी ऊंचाई कितनी है बोलेगा, अगर ऊंचाई की बात करेगा तो कितना है, 1033 मीटर है, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसे हम देखें तो 6 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 6 भागों में, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में इसे बांटा गया है। इसका उपनाम है सरगुजा बेसिन, उपनाम, ठीक है, सरगुजा बेसिन पे इसका उपनाम रखा गया है, सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, याद रहेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं पूर्वी बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़ियाँ देखते हैं, ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़ियाँ, इसी में देखते हैं पूर्वी। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना होगा क्योंकि आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ी लिख देते हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ी है जो इसके अंतर्गत आती है, तो मुस्की पहाड़ी है जो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, मुस्की, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, सभी पहाड़ी है, पहाड़ी लिख रही हूँ तो सभी पहाड़ी है, मुस्की पहाड़ी है, तंजारा पहाड़ी है, तंजारा पहाड़ी है, और धोबोताल है, धोबोताल है, ठीक है, उसके बाद में है बद्रा पहाड़ी है, ठीक है, उसके बाद में है जतर सूखा, जतर सूखा पहाड़ी है,
उसके बाद में है रेनडाहा। रेनडाहा अब नाम है ऐसा, आपको याद रखना होगा। रेनडाहा पहाड़ी है, और है उमारता है, और है सोनहत है। सोनहत, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब जैसे इसे याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे तो बहुत इजी है, आप ऐसे याद करना चाहे तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। मुस्की, तंजारा, धोबोताल, बद्रा, ठीक है, जतर, सूखा, रेनडाहा, उमारता, सोनहत। लेकिन बहुत लोगों को ट्रिक से याद करने की, तो एक ट्रिक मैं बता देती हूँ जो मेरे दिमाग में ऑलवेज रहती है, ठीक है। जैसे मुस्की तंजारा जो है वो 2 लड़कियां हैं, वो धोबोताल क्या है? एक तालाब का नाम है। ताल मतलब तालाब, ठीक है, झील, तालाब जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तालाब है। धोबो मतलब कुछ धोना, तो ये कपड़े धोने के लिए गई, ठीक है। वहाँ बद्रा आई। बद्रा आते ही क्या हुआ? वो जगह जतर, सूखा मतलब सूखा हो गया। तो इन दोनों ने उसको, बद्रा को क्या कहा? रेनडाहा। रेनडाहा मतलब ऐसे समझो कुछ उलट गया, किसी के आने से कुछ उलट गया। फिर उमारता आई और वो बोली कि सोनहत चलो। सोनहत भी क्या है? एक ऊंचे जगह का तालाब है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? मुस्की तंजारा, धोबोताल गए, बद्रा आई, जतर सूखा हो गया तालाब, मतलब रेनडाहा हो गया, उमारता ने कहा सोनहत चलो, ठीक है। ये मैं ऐसे याद रखी हूँ तो मुझे ये याद रहता है, ठीक है। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। मैं फिर से बोल देती हूँ, मुस्की तंजारा, धोबोताल गए कपड़ा धोने, बद्रा आई तो जतर सूखा हो गया, तो इन्होंने कहा रेनडाहा हो गया, उमारता आई बोली सोनहत चलो कपड़ा धोने, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगे तो आप उसे भी अपना सकते हैं, ठीक है। याद करने के कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद में हम अब क्रम देख लेते हैं। क्रम देख लेते हैं मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम देख लेते हैं इस प्रदेश का, ठीक है। मतलब इसी का उत्तर से दक्षिण की अगर अरेंज करने के लिए पूछे तो आप कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, ठीक है। इस प्रदेश का हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? उत्तर। हम उत्तर से चल रहे हैं, ये उत्तर है और हम दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सुहागपुर बेसिन। कैसे आएगा, कैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रटना नहीं है आपको। अगर ये मैप याद है तो ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे ही हम देखते हैं, तो ये सुहागपुर बेसिन आएगा। सुहागपुर बेसिन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कन्हार बेसिन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है आपका? कन्हार बेसिन। कैसे आता है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कि कैसे हुआ कन्हार बेसिन, ठीक है। फिर आपका आता है रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन, ठीक है। और फिर आपका आता है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। और फिर आपका आता है हसदो रामपुर बेसिन। और फिर आता है आपका सरगुजा बेसिन। अब मैं बताती हूँ ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। ये उत्तर में है और ये सरगुजा बेसिन आपके पश्चिम में है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? उत्तर में है, और ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम में है, ठीक है, सॉरी दक्षिण में है ना, दक्षिण में है। कैसे ये हुआ ये मैं बताती हूँ। देखो अगर आप देखेंगे ना तो जो सुहागपुर बेसिन है ना, ये सबसे, जैसे आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक्चुअल में जो सुहागपुर आता है ये कहाँ पे है? पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा थोड़ा सा आता है। किसका हिस्सा आता है? पश्चिम बघेलखंड। तो वो आपका उत्तर वाला एरिया आता है। अब जब इसका जो सीमा जो खत्म होता है ना, ये जो होता है ये पहले खत्म होगा, और जो इसका जो सीमा खत्म होगा ना कन्हार बेसिन का, वो जस्ट इसके नीचे खत्म होता है। इस वजह से सुहागपुर बेसिन ये पहले आ जाएगा उत्तर में, और ये जो है जो कन्हार बेसिन है इसकी सीमा अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसकी सीमा उसके बाद खत्म होती है। इससे दूसरे नंबर पे मेरा कन्हार बेसिन। और जो रिहंद बेसिन है इन दोनों से
और भी नीचे आकर के इसकी सीमा खत्म होती है। इसे मेरी रिहंद बेसिन आ गई। फिर आता है चांग बखारा, ये तो दिख ही रहा है, चांग बखारा देवगढ़ की पहाड़ी। अब देखो हसदेव रामपुर बेसिन और सरगुजा रामपुर बेसिन, भले ही ये पहले शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी जो सीमा होती है वो पहले खत्म होती है, और इसकी सीमा ये जो उत्तर कोरबा वाले में लगती है, तो कोरबा और नीचे आ गया, तो हसदेव रामपुर बेसिन जो है वो मेरा पहले आएगा, और जो सरगुजा बेसिन है वो इससे नीचे आती है। ठीक है, तो ये जो सीमा खत्म होता है उसके हिसाब से इसको अरेंज किया जाता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो हम देखते हैं अब इसके बाद में पहला सोहागपुर बेसिन। ठीक है, हमने जो देखा है उससे हम पहला देख रहे हैं सोहागपुर बेसिन। ठीक है, तो ये जो बेसिन है वो मैंने अभी बताया कि सीजी राज्य के अंतर्गत अगर बोले तो मुख्यतः नहीं आता है, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, लेकिन ये किस में आता है, ये पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, मतलब जो बघेलखंड जो है उसका ये पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, केवल आपका सोहागपुर बेसिन, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सीजी राज्य के अंतर्गत मुख्यतः नहीं आता है। ठीक है, तो ये सीजी राज्य मतलब सीजी राज्य का ही पार्ट है, लेकिन इसका जो मुख्य अंश है वो कौन सा है, पश्चिम बघेलखंड का, और हम पढ़ रहे हैं पूर्वी बघेलखंड। तो ये मुख्य, इसकी जो मुख्य भूमि है वो कहाँ पे है, बघेलखंड का, वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है। इससे हम यही कह रहे हैं कि ये सीजी राज्य के अंतर्गत मुख्यतः नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है, तो यह पश्चिम बघेलखंड का विस्तार है, और हमारे पास तो पूर्वी बघेलखंड है। ठीक है, बघेलखंड का विस्तार है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जो है वो पश्चिम बघेलखंड का विस्तार है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोहागपुर बेसिन जो है वो मेरा पश्चिम बघेलखंड का विस्तार है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, रिहंद देख लेते हैं, रिहंद बेसिन। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं रिहंद बेसिन। ठीक है, ये देखते हैं, तो मैप में देखें तो मेरा रिहंद बेसिन कौन सा आ जाएगा, ये मेरा है रिहंद बेसिन, हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, क्रम में बोले तो ये तीसरा था, पहला ये जमाए थे हमने उत्तर की ओर, फिर थोड़ा दक्षिण, फिर ये दक्षिण। ठीक है, तो रिहंद बेसिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि हम रिहंद बेसिन की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 400 मीटर है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 400 मीटर या 450 मीटर, तो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे कहाँ तक के फैला हुआ है। ठीक है, ये इसकी औसत ऊंचाई तो देख लिए, लेकिन ये कहाँ तक के फैला हुआ है, तो अगर मैं इसकी फैलाव की बात करूँ तो ये मतलब कहाँ पे है स्थित है, तो ये मुख्य रूप से आपको मिलेगा वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर तहसील, वाड्रफ नगर तहसील में, जो कि कहाँ पे पड़ता है, बलरामपुर में। कहाँ पे पड़ता है, बलरामपुर। ठीक है, ये आपको पता है। इसके अतिरिक्त मैं अगर बात करूं, ठीक है, यदि मैं इसके अतिरिक्त बात करूं तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है, ये ठीक मतलब देवगढ़ की पहाड़ी के ठीक उत्तर में है। ठीक है, मैप से देख लेते हैं। यदि मैं बोलूं तो देख सकते हो ये चांग बखार की पहाड़ी है, इसकी 3 श्रेणियां, जहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगा देवगढ़ की पहाड़ी, तो ये देवगढ़ की पहाड़ी के ठीक उत्तर में दिखाई दे रहा है, और कन्हार बेसिन के ये क्या पश्चिम में दिखाई दे रहा है। यदि मैं ओवरऑल बोलूं तो ये उत्तरी सीमांत में, मतलब छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, उसके उत्तरी सीमांत में अवस्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके संदर्भ में मैंने क्या कहा मैंने कि ये जो है मैं इसकी अवस्थिति बता रही हूँ, अवस्थिति। ठीक है, तो जो मेरा रिहंद बेसिन है वो कहाँ पे है, तो देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर में, और इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया, कन्हार बेसिन के पश्चिम में, कन्हार बेसिन
के पश्चिम में। ठीक है, तो ये बातें मैंने किसके बारे में बताया? रिहंद बेसिन के बारे में। अगला हम देखते हैं, तीसरा मेरा आ जाएगा सोहाग, अच्छा मेरा सोहागपुर तो हो गया, तो कन्हार बेसिन। उसके बाद में मेरा आ जाएगा कन्हार बेसिन। ठीक है, तो कन्हार बेसिन कहाँ है हम पहले मैप में देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है मेरा कन्हार बेसिन है। ये मेरा कौन सा है? कन्हार बेसिन है। ये कन्हार नाम जो इसका पढ़ा है ना, तो यहाँ से कन्हार नदी द्वारा जो है ये निर्मित बेसिन है, इस कारण इसको कन्हार बेसिन कहते हैं। कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन होने के कारण इसको कन्हार बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। अच्छा, अगर मैं ये कहाँ पे है बोलेंगे तो ये भी बलरामपुर में पड़ता है, लेकिन मैंने रिहंद का बताया था वाड्रफ नगर बलरामपुर में, ये मेरा है रामानुजगंज बलरामपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो कन्हार बेसिन नाम क्यों पड़ा? तो यह कन्हार नदी द्वारा निर्मित है। कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन है। ठीक है, निर्मित बेसिन है, याद रहेगा, कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कन्हार बेसिन। ठीक है, यदि मैं इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं, इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है मेरी? 300 से 450 मीटर है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है बोलेंगे? इसका एक्चुअल लोकेशन क्या है? तो बलरामपुर जिला है, लेकिन कौन सा क्षेत्र है? तो रामानुजगंज क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बलरामपुर जिला में है। ठीक है, याद रहेगा ये। अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं, चौथा हमारा आ जाएगा चांग बखार की पहाड़ी। चांग बखार, ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते थोड़ा सा मैप। तो यदि हम देखें तो ये मेरा चांग बखार की पहाड़ी है। ठीक है, और मुझे इसके यहाँ पे क्या दिख रहा है? रिहंद बेसिन, और इस साइड मुझे कन्हार बेसिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये सोहागपुर जो है वो मेरा पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा है, ये हमने देख लिया है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि उत्तर में रिहंद बेसिन है और लगभग पूर्व में मेरा कौन सा है? कन्हार बेसिन है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो मैंने इसमें कहा था कि इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें छोटी बड़ी 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। समानांतर मतलब एक ही क्रम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें छोटी बड़ी 3 श्रेणियां पाई जाती है। कितनी श्रेणियां पाई जाती है? 3 श्रेणियां पाई जाती है। हम इसी को देखते हैं। ठीक है, ये छोटी बड़ी जैसे भी हो पाई जाती है। इसको हम देखें तो मेरा ये वाला जो पहला श्रेणी होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं चांग बखार की पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो ये मेरा जो है ये, इसको बोलते हैं मेरा देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूं मेरा अगला और तीसरा। ठीक है, कोई दूसरी कलर की पेन ले लेते हैं। तो ये मेरा जो है इसको बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये कैमूर पर्वत श्रेणी वही है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो उसमें पढ़ते हैं आप कैमूर पर्वत श्रृंखला, ये उसी का ही विस्तार है। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने देवगढ़ पहाड़ी के उत्तर में मैंने आपको बताया कौन सा है? रिहंद। रिहंद है इसके ऊपर में। ठीक है, और आपके इसके पूर्व में देखने को मिलेगा कन्हार। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है,
यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर। 1000 मीटर है ना, 600 से 1000 मीटर। तो मैंने बताया चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में 3 श्रेणियां हैं। एक है मेरा चांग बखार की पहाड़ी, एक है मेरा देवगढ़ की पहाड़ी, और आपका एक है कैमूर पर्वत है, ठीक है, जो विंध्याचल, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा कैमूर पर्वत श्रृंखला, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही क्या है, भाग है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि यही जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसमें ऊंची चोटी है जिसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसको लीलावनी भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है अगर बोलेगा तो 1033 मीटर है इस ऊंची चोटी का, ठीक है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार ऊंची चोटी कौन सी हो गई, देवगढ़ या फिर लीलावनी, देवगढ़ या लीलावनी क्या हो जाएगी, ऊंची चोटी, जो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। कितनी है, 1033 मीटर है, ठीक है। चलते हैं, अगर ये मेरी ऊंची चोटी है तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चलता है कि पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसे माना जाता है, तो आपकी इसी चांग बखार वाली क्षेत्र को ही माना जाता है, ठीक है। आपकी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को पूर्वी बघेलखंड का सर्वाधिक उच्च भूमि माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊंची चोटी, पूर्वी बघेलखंड का ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। चलते हैं हम आगे। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र, पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र इसे ही माना जाता है, इसे ही माना जाता है। और क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी है जिसमें ऊंची चोटी है देवगढ़, जिसे लीलावनी भी कहते हैं, और कितनी ऊंचाई है तो 1033 मीटर है, ठीक है। इसमें कुछ पहाड़ियाँ विद्यमान हैं, इसी में कुछ अन्य पहाड़ियाँ भी विद्यमान हैं। तो ये अन्य पहाड़ी कौन कौन से, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, इसमें आ जाएगा, आपने मुस्की देखा है, ठीक है, मुस्की आपने पढ़ा है, सोनहत आपने पढ़ा है, मैंने अभी बताया था, सोनहत पहाड़ी भी आपने पढ़ा है। इसके अलावा बिजली मैना पहाड़ी और दियागढ़ पहाड़ी भी है, ठीक है। बिजली मैना, अब बिजली आएगी, ठीक है, बिजली को मैना लेकर आएगी और फिर क्या जल जाएगा, दिया जल जाएगा, इसलिए दियागढ़, ठीक है। आपको मुस्की और सोनहत तो मालूम है, मुस्की और सोनहत तो मैंने अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद में बिजली को मैना लेकर आएगी और दिया को जलाएगी, ठीक है, तो बिजली मैना दियागढ़, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बताते हुए चल रही हूँ, आपको कोई और ट्रिक सोचता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है जोग और बार, जोग और बार, ठीक है, ये पहाड़ी है ना, जोग पहाड़ी और बार पहाड़ी। तो बिजली को मैना लेकर आएगी, दिया को जलाएगी, जोर से जलेगा और फिर जलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बर रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना, बर रहा है। हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बरत है, ऐसे कहते हैं ना, मतलब वो जब जलता है तो वो बर रहा है, तो बर रहा है, ठीक है, याद है। तो ये चीज़ें मुस्की सोनहत है, बिजली मैना दियागढ़ जोग बार। बिजली को मैना लेकर आई, दिया जलाई, जोर से जला और फिर बरने लगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर ऐसे छोटे छोटे कोई भी ट्रिक अगर आप बनाएंगे तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं भंडार, अब देख लेते हैं भंडार, यहाँ पे किस खनिज का भंडार है। तो यहाँ पे कोयला देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा जो मैंने बता दिया, इसके साथ ही बेरिल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों खनिज का यहाँ पे भंडार है, ठीक है। अब अगर बोलेंगे ये किसका हिस्सा है, तो मैंने बता दिया है बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो एक विशेष पॉइंट बोल सकते हैं इससे, ठीक है। एक विशेष बात ये है कि जो देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तर वाला हिस्सा है उसमें बहुत अधिक वर्षा होती है,
तो मैंने क्या कहा, देवगढ़, अभी हमने देखा देवगढ़ की पहाड़ी 3 श्रेणियाँ पढ़ा, उसी में देवगढ़ की पहाड़ी देखें, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा जो है ये, इस हिस्से पर क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होता है, बहुत अधिक वर्षा होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अगला हम देखते हैं, ठीक है, अगला हम देखते हैं, यह छोटी बड़ी 3 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है, ठीक है। यह छोटी बड़ी 3 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है, ये हमने देख लिया है। उसमें एक हिस्सा मेरा देवगढ़ की पहाड़ी थी, और देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वो बहुत अधिक वर्षा वाला है, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं कैमूर पर्वत, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इसमें 3 श्रेणियों में से हम अगला श्रेणी देखते हैं, जिसको मैं अगला आप नंबर करके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरा क्रम से नंबर चल रहा था, या इसी के अंतर्गत एक सब पॉइंट करके देख सकते हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला। आपको अगर अगला नंबर डालना है तो अगला नंबर डालिए, या फिर इसी के अंतर देखिए, कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद में बोले तो अगर मैं इसका विस्तार बोलूं तो ये कहाँ पे है, थोड़ा सा कोरिया वाला हिस्सा इसमें लगा हुआ है, कोरिया हम देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी आता है, ठीक है। मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी आता है, ठीक है। और ये किसका भाग है, तो मैंने बता दिया, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये विंध्याचल पर्वत, हम भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे उसमें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। तो किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। हम थोड़ा सा मैप और देख लेते हैं। ये देख सकते हैं मेरा कैमूर पर्वत है, और ये जो मेरा कैमूर पर्वत श्रृंखला है, ये मेरा थोड़ा सा कोरिया, ऊपर से थोड़ा कोरिया भी लगता है, थोड़ा सा मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर लगता है, और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो ये उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला मेरा 5वां पॉइंट होगा। आप क्रम देख लेना, क्रम मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। हसदेव रामपुर बेसिन, क्रम आप देख लिया करिए, ठीक है। आप क्रम से लिख लिया करिए, जो आपका क्रम पढ़ रहा है वो आप लिख लिया करें, ठीक है। हसदेव रामपुर बेसिन, तो ये कहाँ पे है, इसे भी मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा मैप में ये वाला मेरा कौन सा है, हसदेव रामपुर बेसिन, इसी को हम देखते हैं, ठीक है। इसी को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये मेरा हसदेव रामपुर बेसिन को हम पढ़ते हैं। यदि मैं बोलूं तो इसका जो जस्ट उत्तर वाला भाग होगा वो देवगढ़ की पहाड़ी होगा, ठीक है। और इसका जो उत्तर पूर्व वाला भाग होगा वो मेरा कौन सा है, सरगुजा बेसिन है, ठीक है। और उसके बाद में यदि मैं इसके ये वाला भाग, ये कौन सा मेरा कहलाता है, ये मेरा दक्षिण पूर्व हिस्सा कहलाता है। तो अगर दक्षिण पूर्व में देखूं तो यहाँ पे छुरी, उदयपुर की पहाड़ी भी देखने को मिलेगी, और कोरबा बेसिन, क्योंकि मैंने तो बताया ये कोरबा लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये कोरबा, उत्तर कोरबा वाला भी विस्तार है। तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, एक छुरी उदयपुर की पहाड़ी मिलेगी और कोरबा बेसिन मिलेगा। और जो ये जो मेरा हसदेव बेसिन है, ठीक है, इसके अगर दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार मिलेगा। कौन सा मिलेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पहले हम इसका डायग्राम ही मैप ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये मेरा हो गया हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। हसदेव रामपुर बेसिन, जिसकी अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूं तो कितना है, 450 मीटर है, ठीक है। ये मेरा हसदेव रामपुर बेसिन। क्लियर हुआ। यदि मैं इसके उत्तर की बात करूं, मैं इसको मैप से मैं इसको क्या कर रही हूं, ऐसे ही बता रही, मैप में ही बता रही हूं, इस तरह से बना करके मैं आपको अलग से लिखाऊंगी नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके उत्तर में क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी का बस लिख दिया, ठीक है। और यदि इसके ये वाला हिस्सा मेरा कौन सा होता है, उत्तर पूर्व, ये मेरा हिस्सा कौन सा होता है, उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सरगुजा बेसिन, बेसिन,
ठीक है। और ये जो मेरा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? छुरी, उदयपुर की पहाड़ी, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना देती हूँ, पहाड़ी। और क्या मिलेगा यहाँ पे? कोरबा बेसिन। सेकंड आपको मिलेगा कोरबा बेसिन, ठीक है। उसके बाद में आपका ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे मिलेगा पेंड्रा, लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार, याद रहेगा। और इसकी औसत ऊंचाई मैंने कितना बताया? 450 मीटर, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं प्रदेश में इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे ये विस्तृत है, तो प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। तो ये कहाँ पे विस्तृत है? तो प्रदेश के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है, ठीक है। कहाँ पे विस्तृत है? प्रदेश के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद में स्थिति की बात करूं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी स्थिति कैसी है। अगर उत्तर में बोलेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी है, और इसके अगर उत्तर पूर्व में बोलेंगे तो सरगुजा बेसिन है, और इसकी आपके दक्षिण पूर्व वाले बोलेंगे तो छुरी, उदयपुर की पहाड़ी और कोरबा बेसिन है, और इसके दक्षिण पश्चिम में बोलेंगे तो पेंड्रा लोरमी की पठारी है। ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं छठवां पॉइंट, सरगुजा बेसिन, ठीक है। इसमें हमको इतना ही ध्यान रखना था। अगला हम छठवां देखते हैं, सरगुजा बेसिन, ठीक है। सरगुजा बेसिन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सरगुजा बेसिन, तो आप देख सकते हैं ये मेरा है सरगुजा बेसिन। ये मेरा कौन सा है? सरगुजा बेसिन। क्लियर है? इसी को हमें पढ़ना है, सरगुजा बेसिन को ही, ठीक है। अगर मैं सरगुजा बेसिन बोलूं तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है। आप देख सकते हैं ये आपका अलग हिस्सा हो गया, ये पूर्वी वाला हिस्सा, मतलब ये इधर साइड हो गया, ये इधर साइड हो गया, और ये बीच वाला है, तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा है? मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन मध्यवर्ती उच्च भूमि। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस वाले भाग में, ठीक है, ये मेरा कौन सा कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिलेगा? देवगढ़ की पहाड़ी। और यहाँ पे ये मेरा कौन सा कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दक्षिण, इसके दक्षिण पश्चिम ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा है, देखो यहाँ पे जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, जैसे मैं पेन रख रही हूँ ना, उसको देखेंगे, ये वाला हिस्सा मेरा क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। और ये वाला हिस्सा मेरा क्या कहलाएगा? मेरा कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे मिलेगा हसदेव रामपुर की बेसिन, ठीक है। और भी कुछ कुछ मिलेंगे, लेकिन अभी मैं मुख्य पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पे इस तरह से आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? दक्षिण। यहाँ पे मुझे मिलेगा छुरी, उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? छुरी, उदयपुर की पहाड़ी। अब इसके अगर दक्षिण पूर्व में आएंगे तो छोटी छोटी यहाँ पे पाट प्रदेश मिलेगा, ये इस तरह से कुछ पाट प्रदेश मिलेंगे, यही पाट प्रदेश, ठीक है। आप जब मेन मैप में, ये तो मैंने ड्रॉ किया, जब मेन मैप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मेन पार्ट देखने को मिलेगा, ये जसपुर पाट प्रदेश से देखने को, मतलब यहाँ पे आपको पाट प्रदेश देखने को मिलेंगे। मेन पार्ट, जसपुर पाट प्रदेश, लहसुन, सामरी पाट, ठीक है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तो या फिर मेन पार्ट, ये देखो ना, ये पूरा लगा हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तो हराई पहाड़ी है, वो यहाँ पे मिलेगा। और चिरवेन पहाड़ी है, इसके उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी पहाड़ी? हराई पहाड़ी और चिरवेन पहाड़ी। इस तरह मैंने मैप से इसको समझा दिया है, इसी को मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं ये है मेरा सरगुजा बेसिन मध्यवर्ती उच्च भूमि या उच्च मैदान। ये सरगुजा बेसिन का अन्य नाम है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 से
500 मीटर है। और इसके मेरे ये वाला हिस्सा मेरा दक्षिण पश्चिम है। यहाँ पे हसदेव रामपुर बेसिन मिलेंगे और कुछ छोटे छोटे पर्वत भी मिलेंगे जैसे कि तुंगलेवा, पतर्रा और दूला। ये मेरा उत्तर पश्चिम है जहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी। और सरगुजा बेसिन जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इसके मध्य से एक नदी बह रही है जिसका नाम है रेहर नदी, और इसके दक्षिण से उत्तर में बह रही है गुनगुट्टा नदी जो कि रिहंद की सहायक नदी है। ठीक है, इसके उत्तर में कुछ पर्वत देखने को मिले, कुछ पहाड़ी देखने को मिलेगा जैसे कि हराई और चिरबीन। ठीक है, मैंने मैप में बना दिया, वो चीज़ें वापस लिखा नहीं है ना। ये आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसके दक्षिण पूर्व में देखूं तो पाट प्रदेश देखने को मिलता है। अच्छा, ये कई बार पूछा गया ना, गुनगुट्टा नदी किसकी सहायक नदी, तो याद रखना रिहंद की सहायक नदी है। ठीक है, जैसे कि पाट प्रदेश में आपको लहसुन पाट, मेन पाट, जसपुर पाट, ठीक है, सामरी पाट देखने को मिलेगा। और इसके दक्षिण में छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं दूसरा पेन चेंज कर लेती हूँ। एक विशेष बात है, या फिर बोल सकते हो प्रसिद्ध बोल सकते हो, या विशेष बात आप बोल सकते हो कि इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, इस बेसिन पर कौन सी पहाड़ी मिलती है, रामगढ़ की पहाड़ी। तो ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिलती है जो कि मौर्यकालीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिलती है, नाट्यशाला आपको मिलती है। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी। तो इसका एक सब पॉइंट पढ़ेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है बोलेंगे तो सरगुजा बेसिन पर स्थित है। अगर ये इसकी स्थिति की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है तो सरगुजा बेसिन पर, सरगुजा बेसिन पर। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूं ये किसका भाग है, जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो किसका भाग है, तो जिस तरह कैमूर पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, उसी प्रकार जो मेरी रामगढ़ की पहाड़ी है वो मेरा सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत जो है, इनके बीच से कौन सी नदी बहती है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब मेरा आंसर सुनिएगा। उसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो पहले आप कमेंट करेंगे तब आंसर सुनेंगे। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है। तो ये किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत इसी का भाग है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, यदि इसके खोजकर्ता की बात होगी, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा ये कलर। ठीक है, खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता है कर्नल आउसले। ठीक है, कर्नल आउसले ने 1848 में इस पहाड़ी की खोज करी थी। ठीक है, किसने, कर्नल आउसले ने। कब, 1848 में खोज की थी। यहाँ पे आपको कुछ अच्छे गुफाएं देखने को मिलेगा। ठीक है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के बाहर भी प्रसिद्ध है, इवन विश्व में भी प्रसिद्ध है। जैसे कि पहला मेरा, मैं एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करते हुए लिखती हूँ। पहला मेरा है सीता बेंगरा की पहाड़ी, सीता बेंगरा की पहाड़ी। ठीक है, या सीता बेंगरा की गुफा, आप लिख सकते हैं सीता बेंगरा की गुफा, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसे कहा जाता है। जो सीता बेंगरा की गुफा है इसे क्या कहते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं, प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। ठीक है, ये मौर्यकालीन है और इसे सरगुजा की अजंता गुफा भी कहते हैं। इसे सरगुजा
की अजंता गुफा भी कहते हैं। अजंता गुफा भी कहते हैं। ये अजंता गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसी से कंपैरिजन किया जाता है। इसे हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा की अजंता गुफा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और अगर कहा जाए तो कालिदास ने जो अपना मेघदूतम का जो रचना की है उसमें इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वर्णन है इसका, वर्णन कहाँ पे है? जो कालिदास कृत, मतलब कालिदास ने जो लिखा है मेघदूतम, मेघदूतम, उसमें इसका रचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? कालिदास कृत मेघदूतम में इस प्राचीनतम नाट्यशाला का वर्णन हमको मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँ तो 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्यशाला की रचना की थी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे क्या देखने को मिली कि यहाँ पे 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि जो थे उन्होंने यहाँ पे नाट्यशाला की रचना की थी, ठीक है, रचना की थी। याद रहेगा मैंने क्या बताया? सीता बिंगरा की गुफा ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। कौन सी कालीन है बोलेगा तो मौर्य कालीन है, याद रखना, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है। और इसे सरगुजा की अजंता गुफा कहा जाता है। इसका वर्णन कहाँ पे मिलेगा? मतलब सीता बिंगरा की गुफा के बारे में कहीं तो वर्णन होगा, तो कालिदास कृत मेघदूतम में भी है। और यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्यशाला की रचना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा हम देखें तो हमारा है जोगीमारा की गुफा। देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो सीता बिंगरा की जो गुफा है उसमें जब प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी सीता माँ और जो छोटे भाई है लक्ष्मण के साथ जब वनवास के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जब निकले थे, तब जब वो छत्तीसगढ़ होते हुए गए थे अपना वनवास, तब कहते हैं कि सीता माँ जो है जिस स्थान पर रुकी थी उस जगह को कहते हैं सीता बिंगरा की गुफा। ये वही स्थान है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे राम जी रुके थे उनको जोगीमारा की गुफा कहते थे, और जहाँ पे लक्ष्मण जी रहते थे उसको लक्ष्मण बिंगरा की गुफा कहते थे। ये तो एक किंवदंती है जो कही जाती है, वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं जोगीमारा की गुफा, ठीक है। तो यह कौन सी है? मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है। यह कौन सी है? मौर्यकालीन गुफा है, मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँ इस मौर्यकालीन गुफा में क्या होता था, जैसे मैंने नाट्यशाला तो वहाँ पे बता दिया नाट्यशाला है, लेकिन यहाँ पे जो नृत्यांगना और नृत्यक थे उनके प्रणय गाथा का यहाँ पे उल्लेख मिला है, ठीक है। जो नृत्यांगना और जो वहाँ पे जो सीता बिंगरा की गुफा में जाकर प्रतिदिन जो नृत्य करते थे, ठीक है, उस नर्तक और नर्तकी का यहाँ पे प्रेम गाथा का, प्रणय गाथा मतलब होता है प्रेम गाथा का एक अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है। तो जो नर्तक थे और नृत्यांगना थी उसकी प्रेम गाथा का यहाँ पे उल्लेख है। तो यहाँ पे नर्तक हुआ करते थे देवदत्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ देवदत्त, ठीक है। देवदत्त ये द है ना, देवदत्त कौन थे? नर्तक थे, नर्तक, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ देवदत्त जो कि नर्तक थे और देवदासी सुतनुका, ठीक है, सुतनुका जो कि क्या थी? नृत्यांगना थी, ठीक है, ठीक है। कि प्रणय गाथा, प्रणय का मतलब होता है प्रेम गाथा, ठीक है। प्रणय गाथा का उल्लेख या अभिलेख
उल्लेख ऐसे कर सकते हैं, कह सकते हैं उल्लेख करता हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मिला है? जोगीमारा की गुफा में इनकी प्रणय गाथा का एक अभिलेख मिला है। किसका मिला है? तो देवदत्त जो कि नर्तक हुआ करते थे और जो देवदासी सुतनुका जो कि नित्यांगना होती थी, उनकी प्रणय गाथा का उल्लेख मिला है। ठीक है, अगला हम बोले तीसरा। ठीक है, तीसरा अगर मैं बोलूं तो ये है लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे किदवंती यही है कि जो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, कहते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है जब वनवास के लिए गमन कर रहे थे 14 वर्ष का, तो यहाँ पे वो रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। अब ट्रू फॉल्स तो हम नहीं जानते, लेकिन किदवंती तो यही है। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्या है? हाथी पोल गुफा। हाथी पोल गुफा या हाथी पोल की गुफा। ठीक है, तो इसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि सीता कुंड किसे कहते हैं, तो याद रखना सीता कुंड जो हाथी पोल गुफा है उसी को कहा गया है। यहाँ पे आपको रावण दरवाजा, ये सभी आपको कहाँ पर मिल रहा है? ठीक है, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी देख रहे हैं ना, उसी पे ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको रावण दरवाजा भी देखने को मिलेगा। ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है कि रावण दरवाजा कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक जलप्रपात है, जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे तुर्रा पानी जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? तुर्रा पानी जलप्रपात है। इस प्रकार हमने अपना जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसको हमने कंप्लीट किया। हमने रामगढ़ की पहाड़ी देखा। ये रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा बेसिन में है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सीता बेंगरा की गुफा मिलती है, और ये जो सीता बेंगरा की गुफा है ये विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है, जो कि मौर्यकालीन है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जोगीमारा की गुफा मिला है, ये भी मौर्यकालीन है। यहाँ पे देवदत्त और देवदासी सुतनिका की प्रणय गाथा का उल्लेख करता हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। देवदत्त जो थे वो नर्तक थे और देवदासी सुतनिका जो थी वो नित्यांगना थी। ठीक है, उसके बाद में लक्ष्मण बेंगरा की गुफा यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे हाथी पोल गुफा भी मिला है। हाथी पोल गुफा को ही सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रावण दरवाजा मिला है, और यहाँ पे जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तुर्रा पानी। तो ये आप याद रखेंगे। इस प्रकार मेरी जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, मैंने सारे सेक्शन आपके सोहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार, चांगबखारा की पहाड़ी, हसदेव रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन पूरा हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। और सबसे ऊंची चोटी जो मेरी है देवगढ़ की पहाड़ी, वो यहीं पे मिलता है, जिसे लीलावनी कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, और यही कारण है इसे उत्तर छत्तीसगढ़ का मतलब उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। कल हम नई क्लास के साथ में मिलेंगे। ठीक है, इसका जो तीसरा सेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।